स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में पैदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा, लोकसभा की कार्यसूची में शामिल। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पर भी विचार की उम्मीद। एजेंडे में 2020-21 के लिए पर्यटन समेत 4 मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी शामिल। राज्यसभा की कार्यसूची में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर आगे की चर्चा भी शामिल। रेल समेत 4 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा के एजेंडे में। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का संकट गहराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ी कांग्रेस। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में बहुमत साबित करने का किया दावा। देश भर में कोरोना वायरस के अब तक 50 मामलों की पुष्टि। भारत ने फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों का वीजा अस्थायी रूप से किया रद्द। इटली और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 नहीं होने का प्रमाण पत्र जरूरी। ईरान से 58 भारतीयों को लेकर लौटा वायुसेना का विमान। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान कैदियों को रिहा करने के आदेश पर किए हस्ताक्षर। 29 फरवरी को दोहा में हुए अमेरिका तालिबान समझौते के मुताबिक कदम। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की शुरू। बात संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज छठा दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में काफी अहम कामकाज है। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक आज शामिल हैं। इनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए है। वहीं लोकसभा से संशोधनों सहित लौटाए गए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 भी विचार के लिए आज एजेंडे में है। इसके अलावा रेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है। साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में नियम 193 के तहत दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में पैदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा शामिल है। एजेंडे में वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। इसके अलावा 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। वहीं बात राज्यसभा की करें तो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर चर्चा आज सदन की कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक में देश में 9,32,000 करोड़ रुपए से संबंधित टैक्स विवाद के मामलों के समाधान का प्रावधान है। लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में अलग अलग न्यायाधिकरणों में लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वो करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिनके कर संबंधी विवाद कई अधिकरणों में लंबित हैं। 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का फायदा उठाने वाले व्यक्तियों को विवादित कर की राशि के साथ विवादित कर की राशि का 10% और देना पड़ेगा। ये योजना 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी। वहीं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा आज भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। सदन में 2 मार्च को गतिरोध के बीच ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी है। गतिरोध की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। विधेयक में संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इसमें संस्कृत शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन से जुड़े क्रियाकलापों के विकास के लिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना और नियमन के लिए और उससे संबंधित विषयों का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
और आज के कामकाज को लेकर हम फिलहाल ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं संसद भवन परिसर से। कृति, आज छठा दिन है, दूसरे चरण का एक तरह से नए हफ्ते की शुरुआत है। सबसे पहले उच्च सदन के एजेंडे की बात करें तो हम देख रहे हैं विधायी कामकाज और मंत्रालयों के से जुड़ी जो उनके कामकाज पर चर्चा है वो भी राज्यसभा के एजेंडे में है। कितना अहम आज रहेगा उच्च सदन में दिन? जी हाँ, देखिए प्रीति, अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो देखिए हमने लगातार व्यवधान देखा, क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि जो दिल्ली में हिंसा हुई है उस पर चर्चा हो। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि पहले स्थिति समान होनी चाहिए, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, और होली के बाद के लिए सरकार ने हामी भरी थी। तो आज लोकसभा में ये चर्चा है, वही उम्मीद है कि कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य सूची में है। आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, जो इस बार बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जिसकी बात कही थी और जो लोकसभा से पारित हो चुका है। देखिए, क्योंकि ये फाइनेंस बिल है, ये सर्टिफाई हो चुका है, इसलिए यहाँ पर चर्चा होगी और उसके बाद इसको वापस देने का प्रावधान होगा। बेहद महत्वपूर्ण ये स्कीम है सरकार की, क्योंकि देखिए 9 लाख करोड़ तक का जो है वो अमाउंट फंसा हुआ है। जितने भी केसेस चल रहे हैं, चाहे वो ट्राइब्यूनल में हो, हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो। इसके अलावा सरकार कई और महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा कराने की आज उम्मीद करेगी, जैसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बिल है और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। इसके अलावा कई अहम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़ी चर्चा आज सदन में हो सकती है। फिर वो चाहे एमएसएमई मंत्रालय हो, रेलवे मंत्रालय हो, या फिर रूरल डेवलपमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर हो। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन और बेहद महत्वपूर्ण कामकाज आज उच्च सदन में। प्रीति? बिल्कुल। और लोकसभा के एजेंडे की बात करें, जैसे आपने शुरू में बताया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई थी हाल ही में, उस पर चर्चा आज लोकसभा में होगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं विधायी कामकाज, वायुयान संशोधन विधेयक है, इस पर्यटन समेत 4 मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी आज है लोकसभा में। तो बताइए लोकसभा में किस तरह से अहम रहेगा आज दिन? जी हाँ, देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होगी लोकसभा में। नियम 193 के तहत जिसकी शुरुआत अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा में वो करेंगे। उसके बाद मीनाक्षी लेखी, जो बीजेपी की नेता हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए लगातार विपक्ष की मांग थी कि इस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि होली के बाद और 11 तारीख का दिन लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया है और 12 तारीख का दिन राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा गया है। देखिए लगातार सभी ओर से ये सबने उम्मीद जताई है कि जो पहले दिल्ली में जो नॉर्मलसी है उसको रखना चाहिए और साथ ही सभी दलों को मिलकर इस बात पर विचार करना चाहिए कि कैसे आगे इस तरह के केसेस ना हो, उस पर मंथन किया जाए, क्या स्टेप उठाने चाहिए, किस तरह के कदम होने चाहिए, इस पर चर्चा होगी आज लोकसभा में। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है ये। और विधायी कामकाज की अगर बात की जाए तो देखिए एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल, जो बेहद ही महत्वपूर्ण बिल है, जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, जो भारत की सिविल एविएशन स्पेस में उसको बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल है। और वहीं जो अनुदान मांगे हैं, चाहे वो टूरिज्म मंत्रालय की हों या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके अलावा कई और मंत्रालय हैं जैसे कि सोशल जस्टिस मंत्रालय, उसकी अनुदान मांगों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो कामकाज लंबा है आज लोकसभा में भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को संसद भवन परिसर से फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बिल राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। आयोग में 29 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा बिल के पारित होने के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों की स्थापना की जाएगी। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था और 11 जनवरी 2019 को विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था। विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंपा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी और ये संशोधन होम्योपैथिक शिक्षा में कई आवश्यक नियामक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। साथ ही आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे। यह आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।
इसके अलावा 4 मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसमें रेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय और ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत टीएमसी के डेरेक ओब्रायन करेंगे, जबकि डीएमके सांसद तिरुचि शिवा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करने और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है। संबंधित विभाग के मंत्री चर्चा का जवाब भी देंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। 17 राज्यों में राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होगा। मतदान के 1 घंटे बाद वोटों की गिनती की जाएगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटों के लिए चुनाव होगा। तमिलनाडु से 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल से 5-5 सीटों और ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश से 4-4 सीटों के लिए चुनाव होगा। राज्यसभा के लिए असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 और तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से 2-2 सीटों के लिए मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से राज्यसभा के 1-1 सीट के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश से, जहां कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। राज्य में पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रयासों में जुटी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे त्यागपत्र में सिंधिया ने कहा कि वो पिछले 18 साल से पार्टी में रहे हैं, लेकिन अपने राज्य और देश की जनता की सेवा नहीं कर सके, इसलिए अब पार्टी में नहीं रहना चाहते। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सिंधिया को कांग्रेस से निकाला गया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह उनको अपमानित किया, जिस तरह से उनका उपयोग तो चुनाव से पहले किया, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह अपमान के घूंट पीकर भी वो काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की भाषा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने बोला, उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है और फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहते हैं। कांग्रेस के 20 से ज़्यादा विधायक त्यागपत्र दे चुके हैं। तब इस बात से साफ दिशा दिख रही है कि कांग्रेस अल्पमत में आ गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में बहुत सम्मान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थक विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के आवास पर पहुंचे। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से मुलाकात की और उन्हें बेंगलुरु में रुके 19 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे सौंप दिए। विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि विधायकों के खिलाफ विधानसभा में नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। इस्तीफे दिए गए हैं, ऐसा आप लोग सुन रहे थे और अभी तक मैं भी सुन रहा था। अब ये मेरे को सौंपे गए हैं। जो नियम कानून की प्रक्रिया होती है, जो स्थापित नियम विधानसभा के हैं, तद अनुसार मैं इनके ऊपर कार्रवाई सुरक्षित करूंगा और ये आप सभी माननीय सदस्यों ने मुझे प्रेषित किया है। विधानसभा मध्य प्रदेश। वहीं दूसरी तरफ राज्य में जारी सियासी संकट से निपटने के लिए कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई। बैठक में कई विधायकों ने भाग लिया। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत का दावा किया है। कमलनाथ ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, हमारे पास बहुमत है।
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कल अपने विधायकों के साथ बैठक की। विशेषकर अहंकार, भ्रष्टाचार इसका मूल कारण है। जिस तरीके से अहंकारी तरीके से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद का संचालन कर रहे थे और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे आम कार्यकर्ता, आम विधायक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि कल कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी कांग्रेसियों में काफ़ी गुस्सा है। 230 सदस्यों की मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 सीटें खाली हैं। 22 सदस्यों के त्यागपत्र देने से विधानसभा की प्रभावी संख्या 206 रह जाएगी। किसी भी पार्टी को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए 104 का जादुई आंकड़ा छूना होगा। कांग्रेस के विधायकों की संख्या सदन में 114 थी, लेकिन इन इस्तीफों के बाद विधानसभा में यह संख्या 92 रह गई है। पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और इन्हें मिलाकर कांग्रेस के समर्थन में अधिकतम 100 विधायक होंगे और वो बहुमत से 5 सीटें कम रहेगी। बीजेपी के सदन में 107 विधायक हैं। और बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। देश में कोरोना वायरस के 14 नए मामले सामने आने पर अब इस वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। ये नए मामले बेंगलुरु और पुणे से हैं। केरल में 8, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच 2 रोगियों के इलाज के लिए भारत में पहली बार 2 एंटी-HIV दवाओं का साथ में इस्तेमाल किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों से और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपालों से चर्चा की। कोरोना रोगियों की स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लिया गया। केंद्र सरकार ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। मिनिस्टर्स को कहा है कि अपने अपने स्टेट्स में जब तक दुनिया में बीमारी है तब तक पूरी पैनी निगाह रखें। हम कोई भी बात को चांस पर नहीं छोड़ना है, ज़रा भी ढील नहीं देनी है। जितने भी संभावित कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी पूरी तरह से ट्रेसिंग करनी है। लोगों को जितनी जानकारी ज़रूरी है वो सब प्रकार के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल करके हमने बराबर पहुंचानी है, ताकि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से एजुकेट हो जाएं, सक्षम हो जाएं। और साथ में इस बात को भी स्ट्रेस दे के कहा है कि जो बड़ी या छोटी गैदरिंग्स हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जहां की अगर अवॉइड हो सकता है तो वो गैदरिंग्स भी अवॉइड होनी चाहिए। इस बीच कोरोना वायरस से जूझ रहे ईरान से 58 भारतीय जायरीन को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर कल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों को हिंडन में एक चिकित्सा केंद्र में पृथक यानी अलग रखा गया है। इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में सहयोग के लिए ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों, वहां गए भारतीय चिकित्सा दल और भारतीय वायुसेना के अलावा ईरान के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ईरान से दूसरे भारतीयों को लाने पर भी काम कर रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वो चीन, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने से बचे। मंत्रालय ने लोगों से ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए वो इन देशों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। इसके अतिरिक्त एक अन्य परामर्श में कहा गया है कि इटली और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया गया है और 10 मार्च की आधी रात से ये प्रभावी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार के मुताबिक सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की। जो भी यात्री चीन, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करके आए हैं, उन्हें सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटाइन में रहना चाहिए 14 दिन के लिए।
इसका अर्थ ये हुआ कि वो जिस दिन भारत पहुँचे हैं उसके बाद 14 दिन तक उन्हें क्वारंटाइन में स्वेच्छा से रहना चाहिए। नोवेल कोरोना वायरस के खतरे के कारण मणिपुर सरकार ने राज्य से सटी भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी है। राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा है कि म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार की सीमा कोरोनाग्रस्त चीन से लगती है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4000 को पार कर गई है। ये वायरस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन में इस वायरस से 17 और मौतों के बाद सिर्फ चीन में अब तक 3136 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंगलवार को कोरोना वायरस से पीड़ित वुहान शहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रमुख केंद्र हुबेई प्रांत और इसकी राजधानी वुहान में इस वायरस पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद अब हालात को सामान्य करने में शुरुआती सफलता मिल रही है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 100 से अधिक देशों में घातक नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसके वैश्विक महामारी बनने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि संगठन ने यह भी कहा है कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस बीच ब्रिटिश सांसद और स्वास्थ्य विभाग की मंत्री नदीन डोरिस कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। वहीं इटली के सेना प्रमुख के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कनाडा में कोरोना वायरस से पहली मौत हो गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस पीड़ित देशों से आए कर्मचारियों को घरों में रहने को कहा है। साथ ही कोरोना वायरस से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2000 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका जताई गई है। संकटग्रस्त येस बैंक ने मंगलवार को कहा है कि उसके ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड और ऋणों का भुगतान अन्य बैंक खातों के माध्यम से कर सकते हैं। येस बैंक ने ट्वीट किया कि IMPS NEFT सेवाएं अब बहाल हो गई हैं। बैंक ने कहा है कि उसके ATM भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं और ग्राहक निर्धारित राशि निकाल सकते हैं। वहीं अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कल बहुप्रतीक्षित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे तालिबान कैदियों की रिहाई में आसानी होगी। कैदियों की रिहाई पिछले महीने अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौते का एक हिस्सा थी। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद ही इस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने पहले रिहा करने की तालिबान की मांग को खारिज कर दिया था। वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाने भी शुरू कर दिए हैं। 29 फरवरी को दोहा में तालिबान के साथ हुए शांति समझौते के मुताबिक ये कदम उठाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि दक्षिणी प्रांत हेलमंड की राजधानी लश्करगाह और पश्चिमी प्रांत हेरात से सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति पर सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ चर्चा की। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सऊदी अरब और रूस के बीच बाजार में कीमत गिराने की होड़ लगने से सोमवार को तेल बाजार 30% से ज्यादा लुढ़क गया था। हालांकि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले दिन के मुकाबले तेल कीमतों में 6% उछाल आया। इसके चलते वैश्विक शेयर बाजारों की हालत में भी सुधार हुआ। खेल की दुनिया से अहम खबर है। विकास कृष्णन और सिमरनजीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया ओसनिया ओलंपिक क्वालिफायर मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अपने वर्ग में फाइनल में जगह बना ली है। विकास और सिमरनजीत ने फाइनल में पहुंचकर अपने लिए रजत पदक पक्का कर लिया है। विकास का मुकाबला जॉर्डन के एशा हुसैन से होगा। वहीं सिमरनजीत का फाइनल में दक्षिण कोरिया के योंजिओ से मुकाबला होगा। वहीं MC मैरी कॉम, अमित पंगल, लवलीना बोरगोहेन और पूजा रानी, आशीष कुमार और सतीश कुमार को सेमीफाइनल में हार कर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। भारत ने इस टूर्नामेंट में 8 ओलंपिक कोटे हासिल किए हैं। और देश भर में कल रंगों का त्योहार होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते देखिए होली के रंगों की कुछ झलकियां। नमस्कार।